एक ऐसे फाइनेंशियल क्लब की कल्पना कीजिए जिसके दरवाजे सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोगों के लिए खुले हैं। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां खरबों डॉलर का खेल चलता है। आज हम इसी दुनिया के पर्दे उठाने जा रहे हैं। ये कहानी है हेज फंड्स की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2025 तक हेज फंड इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में जो कुल संपत्ति है वो है 5.2 खरब डॉलर। जी हां, खरब मतलब ट्रिलियन डॉलर। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी भी इसके आगे फीकी पड़ जाए। बस यहीं से इस इंडस्ट्री के स्केल और इसके असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि आखिर ये हेज फंड्स हैं क्या चीज? ये हमारे आपके सुने हुए म्यूचुअल फंड से अलग कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये इतना पैसा बनाते कैसे हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस 5.2 खरब डॉलर के विशाल साम्राज्य की नींव क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक परिभाषा को समझना होगा। इसे एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं, हेज फंड एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूल की तरह है जहां कुछ चुनिंदा बहुत अमीर इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक साथ डालते हैं। फिर एक फंड मैनेजर उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, मुनाफा कमाना है। लेकिन जब हम कहते हैं चुनिंदा समूह, तो इसका मतलब सच में बहुत ही ज्यादा चुनिंदा होता है। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब है जिसके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस क्लब में एंट्री मिलती कैसे है। अमेरिका जैसे कई देशों में हेज फंड में निवेश करने के लिए एक अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की नेटवर्थ कम से कम 10 लाख डॉलर हो या उसकी सालाना इनकम 2 लाख डॉलर से ज्यादा हो। नियम इतने सख्त इसलिए हैं क्योंकि ये निवेश काफी जोखिम भरे होते हैं। इसीलिए हेज फंड में ज्यादातर निवेशक या तो बहुत अमीर लोग होते हैं या फिर पेंशन फंड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। और सिर्फ अमीर होना ही काफी नहीं है, निवेश के लिए एक बहुत बड़ी रकम लगानी पड़ती है, जो अक्सर 2.5 लाख डॉलर से शुरू होकर 10 लाख डॉलर या इससे भी कहीं ज्यादा तक जाती है। साथ ही ये पैसा एक लॉकअप पीरियड के लिए फंस जाता है, मतलब इसे 1 से लेकर कई सालों तक निकाला नहीं जा सकता। तो ये कोई आम सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल नहीं है। तो सवाल यह है कि फंड मैनेजर इस सारे पैसे का करते क्या है? चलिए अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पैसा बनाने के लिए वो कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं। वैसे तो हेज फंड्स कई तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, लेकिन असल में खेल पर दबदबा सिर्फ 2 का है, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी और मल्टी स्ट्रैटेजी। ये 2 मिलकर ही कुल संपत्ति का लगभग 75% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इससे पता चलता है कि अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद ज्यादातर फंड्स का फोकस इन्हीं 2 तरीकों पर टिका हुआ है। अगर आसान शब्दों में समझें तो लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी का मतलब है अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद वाले शेयर खरीदना और खराब प्रदर्शन की उम्मीद वाले शेयर बेचना। मल्टी स्ट्रैटेजी फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मार्केट के हिसाब से कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इवेंट ड्रिवन फंड किसी कंपनी के मर्जर या दिवालियापन जैसी बड़ी घटनाओं पर दांव लगाकर पैसा कमाते हैं। अब इतनी जटिल रणनीतियों और इतने बड़े दांव के साथ फंड मैनेजर्स को पेमेंट कैसे मिलती है? ये इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद नियमों में से एक पर आधारित है। इसे कहते हैं 2&20 का मशहूर नियम। मैनेजर कुल संपत्ति का 2% हिस्सा मैनेजमेंट फीस के तौर पर लेते हैं, और ये फीस उन्हें मिलेगी चाहे फंड को फायदा हो या नुकसान। और इसके ऊपर जो भी मुनाफा होता है उसका सीधा सीधा 20% हिस्सा भी वो लेते हैं। जाहिर है ये नियम उन्हें बड़ा मुनाफा कमाने के लिए जबरदस्त मोटिवेट करता है। लेकिन अब ये 2&20 का नियम बदल रहा है। बढ़ती कंपटीशन और इन्वेस्टर्स के दबाव के चलते ये फीस अब कम हो रही है। आज एवरेज फीस 1.5% और 20% के करीब आ गई है, और कई फंड्स तो इससे भी कम चार्ज कर रहे हैं। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब तक हमने ये देखा कि हेज फंड कैसे काम करते हैं, पर इन पर लगाम कौन कसता है और भविष्य में इनका क्या होगा। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। हेज फंड्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी तुलना म्यूचुअल फंड से करना। म्यूचुअल फंड्स आम पब्लिक के लिए होते हैं, उन पर बहुत कड़े नियम होते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज भी सीमित होती हैं। दूसरी तरफ हेज फंड्स एक खास एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए हैं, उन पर नियम कम हैं और इसी वजह से उन्हें जोखिम लेने की ज्यादा आज़ादी मिलती है। हालांकि इन पर हल्का रेगुलेशन होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो पूरी तरह से कानून से बाहर हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में डॉड फ्रैंक एक्ट और यूरोप में AIFMD जैसे नियमों ने इस इंडस्ट्री में ज्यादा पारदर्शिता और निगरानी लाने का काम किया है।
अगर भविष्य की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब बेहतर ट्रेड खोजने से लेकर रिस्क को मैनेज करने तक हर चीज में मदद कर रहे हैं। यानी इंसान का अनुभव और मशीन की सटीकता का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी निवेश को आसान और सस्ता बना रही है, क्या हम एक ऐसा भविष्य देखेंगे जहां हेज फंड्स का ये खास क्लब आम इन्वेस्टर्स के लिए भी अपने दरवाजे खोलेगा, या फिर ये हमेशा अमीरों का एक बंद किला ही बना रहेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।